हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फंटोस मेडिका। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है मीनोसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनोसाइक्लिन क्या है? मीनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। मिनोसाइक्लिन का यूजेस से पहले समझेंगे फंक्शन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि किस प्रकार काम करता है। तो मिनोसाइक्लिन का जो फंक्शन होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होता है। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक करके, बैक्टीरिया की आबादी बढ़ने से रोक करके बैक्टीरिया को किल करता है। ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन को बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों, ये था मिनोसाइक्लिन का फंक्शन। अब समझेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि किस प्रकार बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया की आबादी बढ़ने से रोकता है। तो मिनोसाइक्लिन क्या करता है? बैक्टीरिया की जो प्रोटीन बनाने की क्षमता होता है उस क्षमता को खत्म कर देता है। किस प्रकार खत्म करता है? तो मिनोसाइक्लिन बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बिंड करता है, चिपक जाता है, जुड़ जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन नहीं बना पाता है। और बैक्टीरिया जब अपनी प्रोटीन नहीं बना पाता है तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया की आबादी भी नहीं बढ़ पाता है और बैक्टीरिया मर जाता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन ठीक होने लगता है, जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। दोस्तों, ये था मिनोसाइक्लिन का फंक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन। अब समझेंगे यूजेस के बारे में। इंडिकेशन ऑफ मिनोसाइक्लिन आने की यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है? तो एक नंबर में है आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है सर्दी खांसी से शुरू करके निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सब इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है। एंड आगे है 2 नंबर में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज किया जा सकता है। बट यूरिन CS रिपोर्ट में अगर मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक को हाई सेंसिटिविटी बताकर रखा हो तो यूज किया जा सकता है। आगे है 3 नंबर में STD। STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें से खास करके एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया के खिलाफ मिनोसाइक्लिन बहुत बढ़िया काम करता है। टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला हर एक एंटीबायोटिक क्लैमाइडिया के खिलाफ बहुत बढ़िया काम करता है। आगे है आई इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो आंख में किसी भी तरह का तो मिनोसाइक्लिन को यूज किया जा सकता है। एंड आगे है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में कब यूज करना है? जब पेशेंट को सूजन हो तो सूजन को कम करने के लिए मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक को यूज किया जा सकता है। आगे है 6 नंबर में डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि दांत में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, जिसमें से इंक्लूडिंग है टूथ एंड गाम इन्फेक्शन, यानी कि दांत और मसूड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक को यूज किया जा सकता है। आगे है 7 नंबर में विशेष करके SSTI, ज्यादातर एक्ने, मुहासे इत्यादि में। यानी कि दोस्तों, मिनोसाइक्लिन का जो प्रेजेंट टाइम में यूज होता है विशेष करके SSTI में, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन में, विभिन्न प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फोड़ा, फुंसी से शुरू करके एब्सेस, वाउंड, कार्बंकल या फिर पोस्ट सर्जरी, ऐसे इन्फेक्शन में मिनोसाइक्लिन को यूज किया जा सकता है। बट स्किन में एक और प्रॉब्लम होता है, खास करके जो चेहरे में मुहासे होता है जिसको एक्ने कहते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक। और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इसी केस में एक्ने में ही इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इसके अलावा अदर केस में बहुत ही कम यूज देखा जाता है, रेयर यूज देखा जाता है। दोस्तों, मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक का ब्रांड नेम की बात करें तो जो ब्रांड मार्केट में हमें आसानी से मिलता है साइनोमाइसिन, और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है साइनोमाइसिन। और कंपनी की बात करें तो फिजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो 1 नंबर में है कैप्सूल साइनोमाइसिन 100 मिलीग्राम, 1 स्ट्रिप में 4 कैप्सूल। MRP की बात करें तो 325 रुपीज अप्रोक्स पड़ता है, यानी कि साइनोमाइसिन 100 mg का आता है, एक पत्ता में 4 कैप्सूल। और MRP की बात करें तो 325 रुपये, थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों, लेकिन एक्ने में बहुत ही बढ़िया काम करता है, SSTI में बहुत ही बढ़िया काम करता है मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक। और दूसरा जो स्ट्रेंथ है कैप्सूल साइनोमाइसिन 50 मिलीग्राम 50 mg और एक पत्ता में 6 कैप्सूल रहता है। MRP की बात करें तो 285 रुपीज, यानी कि 285 रुपये पड़ता है। मिनोसाइक्लिन का डोज की बात करें तो डोज एडल्ट को 50 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम BDPC 5 to 10 डेज
दिया जाता है। यानी कि एडल्ट पेशेंट को 50 mg से 100 mg तक 24 घंटे में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है 5 से 10 दिन। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना सीवियरिटी हो रखा है और कितना हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही चलाया जाता है। 5 दिन भी चल सकता है, 7 दिन भी चल सकता है और 10 दिन भी चल सकता है। दोस्तों ये था डोज एडल्ट का। अब ओल्डर चाइल्ड, स्मॉलर चाइल्ड एंड इन्फेंट का डोज क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक ओल्डर चाइल्ड, स्मॉलर चाइल्ड एंड इन्फेंट को प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए ओल्डर चाइल्ड, स्मॉलर चाइल्ड और इन्फेंट का डोज यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मिनोसाइक्लिन का जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मिनोसाइक्लिन, 1 नंबर में है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं चलता है। ऐसी महिला जो गर्भवती है या फिर ऐसी महिला जो बच्चे को दूध पिलाती है, इस सब में नहीं चलता है मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक। आगे है 12 ईयर से नीचे तक को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दोस्तों 12 साल से जिन सब का उम्र है उन सब में नहीं चलता है, इसलिए हमने डोज भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। आगे है लीवर पेशेंट को नहीं चलता है और आगे है किडनी पेशेंट को चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करता है, डॉक्सीसाइक्लिन भी और मिनोसाइक्लिन ये दोनों भाई है। ये दोनों स्टूल के साथ आउटपुट होता है और टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किडनी होकर आउटपुट होता है, इसलिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों किडनी पेशेंट में अवॉइड करना है, नहीं देना है, नहीं चलता है। लेकिन मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन किडनी होकर आउटपुट नहीं होता है बल्कि स्टूल के जरिए आउटपुट होता है, इसलिए किडनी पेशेंट में चल सकता है बट जरूरी नहीं है। एंड आगे है एसएलई डिजीज पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एसएलई का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस डिजीज में भी टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक नहीं चलता है और मिनोसाइक्लिन भी नहीं चलता है। एंड 6 नंबर में है डॉक्सीसाइक्लिन 8 ईयर के बाद चल सकता है, यानी कि जिन सब का उम्र 8 साल से ज़्यादा है उन सब में डॉक्सीसाइक्लिन को चला सकते हैं। बाकी टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक हो, मिनोसाइक्लिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, अवॉइड करना है, नहीं देना है और नहीं चलता है 12 साल से जिन सब का एज कम है। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन को 8 साल के बाद चलाया जाता है। दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में हम फुल रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे देखते हैं एडीआर यानी कि एडवर्ब ड्रग रिएक्शन क्या क्या हो सकता है मिनोसाइक्लिन का। हमारे कैल्सीफाइंग एरिया, बोन्स, नेल्स, टूथ में मिनोसाइक्लिन जमने लगता है। बच्चों का बोन्स यानी कि हड्डी की बात कही जा रही है, बच्चों का बोन का किनारा में लग जाने के चलते बोन के 2 किनारा में ये जम जाता है। दांत निकलते समय ये देने से हमेशा के लिए दांत का कलर ब्राउनिश येलो हो जाता है। दोस्तों इसी साइड इफेक्ट के कारण टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक को 12 साल से कम उम्र में नहीं चलता है और प्रिपरेशन नहीं है। एंड आगे है 2 नंबर में, यह दवा चलते समय डायरेक्ट सनलाइट से बचना होगा, नहीं तो ओसिपिल घट सकता है। और जो जनरल साइड इफेक्ट होता है नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जॉइंट पेन इत्यादि हो सकता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।